अब हमारा जो अगला चैप्टर था ये हमारा हो जाएगा अब न्यायपालिका। हम न्यायपालिका को शुरू करने जा रहे हैं। न्यायपालिका और इसको द जुडिशरी भी कहते हैं। ये हमारा नया चैप्टर हो जाएगा। हम लोग पहले जो है भारत की न्यायपालिका का परिचय देखते हैं। भारत की न्यायपालिका जुडिशरी ऑफ इंडिया, इसका हम लोग पहले परिचय देखेंगे। तो न्यायपालिका के स्तर क्या होते हैं? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशरी। तो भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं और इसमें जैसे कि सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद जो है दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय आता है, यानी इसको सर्वोच्च न्यायालय का जो है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और दूसरे स्थान पर जो है उच्च न्यायालय आता है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है, हाई कोर्ट कहते हैं। और जो तीसरे स्थान पर आता है उसको निम्नतर न्यायपालिका कहा जाता है, लोअर जुडिशरी। इसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। न्यायपालिका भी कहा जाता है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ये 3 होते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट। इसका प्रमुख कार्य क्या रहता है? ये केंद्र राज्य विवादों पर विचार करता है। इसके अलावा जो है विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद पे भी विचार करता है। विवादों पर विचार करता है। ये नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा जो है ये संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन। और जो सिविल मामले होते हैं या फिर आपराधिक मामले, इस मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करता है। अंतिम सुनवाई करना इसका कार्य, ये इसके कार्य में शामिल है। इसी तरह जो दूसरे स्थान पर आता है जो उच्च न्यायालय है, जिसको हाई कोर्ट्स कहा जाता है,
ये किसी राज्य की जो है, ये राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित रहता है, सर्वोच्च स्तर पर स्थित होता है। इसको केंद्र राज्य विवादों में अधिकारिता नहीं होती है। केंद्र राज्य विवाद हो गया या फिर जो विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद हैं, विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद हैं, इसमें अधिकारिता नहीं होती, यानी जुरिडिक्शन जो है नहीं है। लेकिन अगर राज्य की सीमाओं के भीतर कोई मामला उठ रहा है, राज्य की सीमाओं के भीतर जो है अगर कोई मामला उठ रहा है तो उसको ये देखता है। और ये जो है न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रशासनिक दृष्टि से ये स्वतंत्र होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके निर्णय को बदल सकता है, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इसके अलावा उसका स्थानांतरण भी करता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, लेकिन जो है हाई कोर्ट के प्रशासन को नियंत्रण नहीं कर सकता। प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण या नियंत्रित नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि इन दोनों से नीचे जो आता है वो है तीसरे नंबर पर निम्नतर न्यायपालिका, ठीक है, या फिर इसको अधीनस्थ न्यायपालिका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके तो कई उपस्तर हैं, पहले इसके नीचे भी ढेर सारे हैं उपस्तर हैं। जैसे कि अगर इसके सर्वोच्च पे जो है, इसके सर्वोच्च स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कहते हैं, सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। और इसके नीचे जो है 2-3 स्तरों होते हैं, स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय होते हैं। और जैसे कि ये सारे 2-3 स्तरों पर हैं, ये सब प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है, उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। उच्च न्यायालय जो है इसके अपीलों को सुनता है, इसके अपील या जो निर्णय होते हैं इसको सुनता है, ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है इस पर प्रशासनिक निगरानी भी रखता है,
निगरानी करता है, अधीनस्थ न्यायालय पहले। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है, उनके कार्य की समीक्षा करता है, ये सारे जो है हाईकोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय के लिए करता है। लेकिन इन सब के अलावा जो है कुछ अधिकरण भी होते हैं, इसको ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ये भी होते हैं। और न्यायपालिका ने इसे परंपरागत ढांचे के अलावा जो है इसको स्थापित किया है। और अधिकरण जो है ये किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामले को देखता है, विशेष अधिनियम से जुड़े मामले को देखता है। और अधिकरण की व्यवस्था जो है मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसका गठन जो है अधिनियम के माध्यम से किया गया, अधिनियम के माध्यम से गठन किया गया। और कुछ वर्ष बाद जो है, जो 42वें संविधान संशोधन है, संशोधन अधिनियम 1976, इसके माध्यम से अधिकरणों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और इसके लिए जो है संविधान में भाग 14 में क जोड़ा गया, इसी में अधिकरण की व्यवस्था है। और इसके लिए जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद जो है, इसमें मतलब 2 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है 323 का क भाग और दूसरा है 323 का ख। इसमें जो है अधिकरण की व्यवस्था की गई है। और संवैधानिक स्तर के अधिकरणों का गठन इन्हीं अनुच्छेदों के तहत बनाए गए अधिनियमों के अनुसार होता है। और अभी भी अधिकांश मामलों में सामान्य अधिनियमों के माध्यम से अधिकरण गठित करने का चलन है। जैसे अधिकरण की तरह ही कुछ आयोग, बोर्ड और फोरम भी कार्यरत होते हैं। यानी कि इसी तरह जो है आयोग जो है, कमीशन, ठीक है, बोर्ड तथा फोरम, इनका भी काम न्याय देने का रहता है, ठीक है। ये भी कार्यरत रहते हैं। और इन सब की जो कार्यशैली है, ये अधिकरणों के नजदीक ही है, मतलब अधिकरण जैसा ही है, अधिकरणों के जैसा ही है, ठीक है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से न्यायपालिका ने कई प्रयोग किए हैं, कई नए प्रयोग किया है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, जो पारिवारिक अदालत जिसको फैमिली कोर्ट कहते हैं, ठीक है, ये प्रयोग के तौर पर है। जैसे कि लोक अदालत है, ठीक है। इन सब की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। लोक अदालत ये हो गया। जैसे उपभोक्ता अदालत हो गया, ठीक है, जिसको कंज्यूमर कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे बाल व किशोर न्यायालय हो गया, जिसको चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है।
इसी तरह आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम सुना होगा, फास्ट ट्रैक अदालत सुना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है। इसी तरह मोबाइल अदालत का नाम सुना होगा, खासकर अखबारों में ये दिखता है, इसको मोबाइल कोर्ट कहते हैं। इसी तरह ई अदालत भी है, ई कोर्ट। इसी तरह ग्राम न्यायालय भी, ये सारे प्रयोग हैं न्यायालय के। सबसे बड़ी चीजें हैं कि ये सब बनाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को सुलभ न्याय प्रदान हो और शीघ्र न्याय मिले, इसलिए इसे ग्राम न्यायालय, न्यायालय NAYLAY न्यायालय। और इन सभी से अलग भी एक व्यवस्था है, इन सभी से अलग एक व्यवस्था है, ठीक है, और वो है सेना न्यायालय, जिसको कोर्ट्स मार्शल कहा जाता है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो ये तकनीकी तौर पर न्यायपालिका का अंग नहीं है, पर कार्य की दृष्टि से ये न्यायपालिका के समान है, और जो सेना न्यायालय होता है ये सैनिकों से मामले जो होते हैं, सैनिकों से जुड़े मामले, उस पर विचार करता है, और इसमें न्यायाधीश की जो भूमिका है वो वरिष्ठ अफसर निभाते हैं। वरिष्ठ अफसर जो होता है ये जज की भूमिका निभाता है, न्यायाधीशों की भूमिका निभाता है, ठीक है। और अगर मान ले इनके निर्णय के विरुद्ध कहीं जाना है तो इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील के लिए, ठीक है, ये अभी हाल में ही व्यवस्था किया गया है, अपील के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण स्थापित किया गया है, इसको आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल कहा जाता है, ठीक है। ये भी स्थापित किया गया है, यहाँ पर इसके विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध जाया जा सकता है इस अधिकरण के पास। अब जैसे कि संविधान में अलग अलग न्यायालय के लिए अलग अलग व्यवस्था है, जैसे कि अगर सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े अनुच्छेद देखें, इसके उपबंध देखें तो इसके उपबंध जो है ये अनुच्छेद 124 से 147 के बीच है, और ये भाग 5 में है, ठीक है। और जो उच्च न्यायालय है इससे जुड़े उपबंध जो है ये अनुच्छेद 214 से 232 में है, और इसके लिए भाग 6 है, ये भाग 6 में है। इसी तरह जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, इसके उपबंध जो है, जो इसके प्रावधान है, ये अनुच्छेद 233 से 237 में है, और ये भी भाग 6 में आता है, ठीक है। लेकिन जो अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण, इससे संबंधित जो प्रावधान है इसके लिए, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि अनुच्छेद 323 क में है और अनुच्छेद 323 ख में है, और इसके लिए भाग कौन सा आ जाता है, इसके लिए भाग जो है 14 का क आ जाता है, ठीक है। और बाकी जो शेष था, ठीक है, शेष जो प्रयोग थे, ठीक है, वो या तो अधिनियम द्वारा किया गया है, हम लोग देखेंगे कौन कौन से अधिनियम द्वारा कौन कौन सा है, या फिर जो है
वो कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया। कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इसके आधार पर गठन किया गया है। जैसे कि हम लोग एक लेते हैं, क्योंकि हमको न्यायपालिका चैप्टर अगर समझना है तो हम लोगों को इसके अलग अलग शब्द को समझना पड़ेगा, और जब वो शब्द की समझ हो जाएगी तब फिर ये इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले शब्द पे चर्चा करेंगे कि मुकदमा क्या होता है, मुकदमे के क्या क्या प्रकार होते हैं, अधिवक्ता क्या होता है, न्यायाधीश क्या होते हैं, उनके पीठ का गठन कैसे होता है, इन सब पर। तो न्यायालयों की कार्रवाई तथा अन्य पक्ष। ठीक, कोर्ट का क्या प्रोसीजर्स है और उसके अलग एस्पेक्ट क्या है, क्या पक्ष क्या है उसका, हम लोग इस पे चलते हैं। और इसमें हम जो है अलग अलग तरह के शब्द को मुख्य रूप से देखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले लेते हैं कि मुकदमा क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लेते हैं मुकदमों का प्रकार या मुकदमों के प्रकार। मुकदमों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, तो न्यायालय में जो मामले या मुकदमे लाए जाते हैं वो साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपने इनका नाम खूब सुना होगा। जैसे कि एक आपराधिक होता है जिसको क्रिमिनल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार जो है सिविल का होता है, जिसको सिविल का होता है। और कुछ विरल मामले ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों से अलग होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही दो प्रकार होते हैं। और जो जैसे कि आपराधिक है तो उसके लिए आपराधिक न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है, इसके लिए आपराधिक न्यायालय की व्यवस्था है, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स की व्यवस्था है। और अगर उसकी प्रकृति सिविल है तो उसके लिए सिविल कोर्ट की व्यवस्था है। हालांकि जो बड़े कोर्ट्स हैं उसमें ये दोनों एक ही न्यायालय में देखा जाता है, लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है। ठीक है, इसमें दोनों मामले एक ही जगह देखा जाता है। ठीक है, नहीं, इसमें जो है दोनों न्यायालय अलग अलग होते हैं। सॉरी, दोनों न्यायालय यानी आपराधिक न्यायालय और सिविल न्यायालय जो है अलग अलग होते हैं। दोनों न्यायालय अलग अलग होते हैं। लेकिन जब वहीं पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोनों मामलों की अपील, यानी दोनों तरह की मामलों, ठीक है, ये दोनों तरह मामलों की अपील ये जो है सुनता है, यही को सुना जाता है। अब जैसे हम लोग बार बार देख रहे हैं कि सिविल और आपराधिक आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं सिविल और आपराधिक में अंतर क्या है। ठीक है, सिविल व आपराधिक मामलों में अंतर क्या है। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, इसमें अंतर क्या है। जैसे कि आपराधिक जो है, आपराधिक मामला वो होता है, आपराधिक मामला हम लोग पहले ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों में अंतर जो है वो भारतीय दंड संहिता और अधिनियम के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख रहे हैं आपराधिक मामले क्या होते हैं। तो ये वो मामले होते हैं जिनमें किया गया कृत्य भारतीय दंड संहिता, ठीक है, जिसको आईपीसी कहा जाता है, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, या किसी विशेष
अधिनियम, विशेष अधिनियम के तहत जो है अपराध घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। और ऐसे मामले, उसको आपराधिक मामला कहा जाता है, और ऐसे मामलों में न्यायालय जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अनुसार दोष सिद्ध, यानी जिसपे दोषी जो सिद्ध हो चुका है, यानी कॉन्विक्टेड अपराधी को दंड देता है आईपीसी के अनुसार। और ये दंड जो है, ठीक है, 4 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। यानी एक हो सकता है या तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, ठीक है, उसे कारावास दे दिया जाए, ठीक है, या फिर उसे उसके संपत्ति को जब्त कर लेना, ठीक है, जब्त करना, ठीक है। और जो चौथा है आर्थिक जुर्माना, ठीक है, यानी जिसको फाइन कहते हैं, आर्थिक जुर्माना लगाना, ठीक है। ये 4 दंड दे सकता है। इसी तरह जो सिविल मामला है, सिविल मामला है, इसमें न्यायालय जो है जो उपरोक्त 4 दंड है वो नहीं ले सकता है, ठीक है। उपरोक्त चारों में से कोई दंड नहीं दे सकता। सिविल मामला क्या होता है कि 2 पक्षों के आपसी दावों, ठीक है, या 2 पक्षों के आपसी विवादों पर आधारित होते हैं। यानी इसमें आपराधिक गतिविधि नहीं शामिल होता है, ठीक है। और अदालत यह निर्णय कर सकती है कि किस पक्ष को क्या सिविल अधिकार तथा उत्तरदायित्व है, और इसके अलावा जो है या कौन सा पक्ष दूसरे पक्ष को, इसमें दंड की यही प्रकृति है, दूसरे पक्ष को कितनी राशि देने के लिए जिम्मेदार है, इसमें कहने का मतलब ये है कि शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, शारीरिक दंड नहीं दे सकती, ये चीज है। और मान लेते हैं कि कोई पक्ष जो है वो धनराशि, मतलब उससे वसूलना असंभव है, धनराशि वो जमा नहीं कर पा रहा है या जमा नहीं कर सकता, धनराशि वसूलना संभव नहीं है, तो फिर वो जो है आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तब वो आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती, ठीक है। और ये जो आपराधिक कार्रवाई होती है इसमें फिर वही है आईपीसी के अनुसार दंड दिया जाता है, ठीक है। ये है। अगर हम लोग दोनों में अंतर को देखें तो अंतर बस इतना है, ठीक है, कि सिविल और आपराधिक मामले में अदालत एक तरफ जो है दंड दे रही है या एक पक्ष से दूसरे पक्ष को आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्षतिपूर्ति जो इकोनॉमिक कंपनसेशन है वो दिला रही है, ठीक है। यही मूल अंतर है। जैसे कि अगर मान लेते हैं जो आपराधिक मामले हैं, इसमें अभियुक्त के खिलाफ जो है सामान्यतः अभियुक्त यानी कि जो एक्यूज्ड है,
ठीक है, इसके खिलाफ राज्य स्वयं मुकदमा लड़ता है। और राज्य के तरफ से जो वकील होता है, राज्य के तरफ से जो वकील इस मुकदमे को लड़ता है उसको लोक अभियोजक कहा जाता है। ठीक है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और पीड़ित को जो है, जो पीड़ित है यानी विक्टिम जो है, ठीक है, उसको इसके लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ता। है। और दूसरी तरफ जो सिविल मामला है, ठीक है, इसमें 2 प्राइवेट पक्षकार होते हैं। प्राइवेट पार्टीज होती है, ठीक है, और इसके आपसी विवादों का समाधान करना है। क्योंकि आपसी विवाद के समाधान के लिए तो अदालत जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये पक्षकार, कभी कभी जो है राज्य भी दोनों में से एक पक्षकार हो सकता है। दोनों में से एक पक्षकार हो सकता है, या दोनों पक्षकार राज्य ही हो सकता है। ठीक है, राज्य या राज्य के विभिन्न विभाग हो सकता है। ठीक है, विभिन्न विभाग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब वो विरोधी पक्षकार के तरह मुकदमा लड़ता है, विरोधी पक्षकार की तरह मुकदमा लड़ता है। ठीक है, लड़ता है। ये समाज के प्रतिनिधित्व की तरह नहीं लड़ते, समाज के प्रतिनिधित्व की तरह मुकदमा नहीं लड़ता, क्योंकि इसमें आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं होती है। ठीक है, जो शिकायत करने वाला पक्ष होता है ना, शिकायत करने वाले पक्ष को जो है वादी कहा जाता है, प्लेंटिफ। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है प्रार्थी। प्रार्थी भी कहा जाता है, जिसको पिटिशनर कहते हैं, पिटिशनर कहा जाता है। और जो इसमें बचाव करने वाला पक्ष होता है, जो दूसरा पक्ष बचाव करने वाला है, ठीक है, उसको डिफिडेंट कहा जाता है, डिफिडेंट कहा जाता है, या फिर उसको प्रतिवादी कहा जाता है, रेस्पोंडेंट ये कहा जाता है। जैसे कि अगर आपराधिक मामला का प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, मामलों की प्रक्रिया चल रहा है, तो इस प्रक्रिया को जो है अभियोजन कहा जाएगा। अभियोजन कहा जाता है। और यह पूरी कार्रवाई जो है, ठीक है, इसकी पूरी कार्रवाई जो है वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा चलता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा चलता है, जो 1973 का है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये 1973 का है। इसका भी नाम बदल दिया गया। और न्यायालय की आधिकारिकता भी इसी अधिनियम से निर्धारित होती है। इसके अलावा जो साक्ष्य है, ठीक है, या जो गवाह है, इससे जुड़े पक्ष जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। और ये 1872 का अधिनियम है।
ठीक है, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है, ये 1872 का है। इसके प्रावधानों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है, साक्षर गवाह के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं आपराधिक मामलों पे, जिसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। आपराधिक मामलों, इसको क्रिमिनल केसेस कहा जाता है, ठीक। तो 1860 ईस्वी में जो है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड बनाया गया, ठीक है, जिसमें पहली बार, इसी में जो है पहली बार अपराध और उनके लिए जो दंड था, ठीक है, इसका स्पष्ट निर्धारण किया गया, ठीक है। और साधारणतः आपराधिक मामलों का संबंध जो है उन्हीं कृत्यों से होता है जो भारतीय दंड संहिता में अपराध घोषित होता है। लेकिन कुछ ऐसे कृत्य भी हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल अपने द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में अपराध घोषित किया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपराधों का वर्गीकरण, यानी कि भारतीय दंड संहिता में अपराध का क्या वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। हम लोग जो है इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे अपराधों का वर्गीकरण और इसको हम लोग विस्तार से करेंगे।